नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी कथा साहित्य में महिला कथाकारों के योगदान इस श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे उषा प्रियंवदा पर। हम उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमलेश कुमारी। डॉक्टर कमलेश कुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग में। मित्रों, बताना चाहेंगे इन्होंने काफ़ी आलेख लिखे हैं स्त्री विमर्श और स्त्री चेतना पर। इन्होंने प्रवासी कथा साहित्य पर भी बहुत योगदान दिया है। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर कमलेश कुमारी का और उषा प्रियंवदा। इन पर आज विशेष चर्चा करते हैं और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कमलेश, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। कहानी की विकास यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उसमें तरह तरह के बदलाव आते गए। ये बदलाव कहीं संवेदना के स्तर पर, कहीं शिल्प के स्तर पर, कहीं कथ्य के स्तर पर दर्ज किए गए। नई कहानी को नया मोड़ देने में उषा प्रियंवदा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उषा प्रियंवदा समकालीन हिंदी कथाकारों में विशिष्ट स्थान रखती हैं। कानपुर में जन्मी उषा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात आपने कुछ समय के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही अध्यापन किया। इसके बाद आप अमेरिका के इंडियाना विश्वविद्यालय में फुल प्रोफेसर ऑफ इंडियन लिटरेचर के पद पर नियुक्त हुई। वर्ष 2002 में आप वहां से सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में वहीं रहकर अध्ययन और लेखन में अपना पूर्ण समय व्यतीत कर रही हैं। मित्रों, किसी भी रचनाकार का जो प्रारंभिक योगदान है, जो उनकी कहानियों का योगदान है, मैं समझती हूँ कि उस पर उनके परिवेश की छाप निश्चित रूप से पड़ती है। इसलिए इनका प्रारंभिक साहित्य सृजन जो भारतीय भूमि पर हुआ, उसकी एक अलग पृष्ठभूमि है। तो इसके पश्चात का जो साहित्य सृजन हुआ वह अलग रूप रंग लिए हुए है। आधुनिक महिला कथाकारों में नई कहानी के बाद यथार्थवादी कहानीकार के रूप में हिंदी जगत में आप प्रतिष्ठित हैं। आपके सादगीपूर्ण व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की छाप स्पष्टतः दिखाई देती है, जिसका प्रभाव इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर हमें दिखाई देता है। बचपन में ही अध्ययनशीलता आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता रही है। भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य की इन्हें गहरी समझ है, जिसका प्रतिबिंब हमें इनके सृजनात्मक व्यक्तित्व पर भी दिखाई देता है। किसी रचनाकार के साहित्य पर उसके जीवनानुभव के साथ साथ उसके परिवेश का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण हम उषा जी के जीवन से ले सकते हैं। बचपन में ही उषा जी के पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात विधवा माँ की पीड़ा, उनकी उपेक्षा, अवहेलना ही वास्तव में इनकी प्रारंभिक रचनाओं में फूट पड़ी है, जो स्त्री जीवन की नियति को भी उद्घाटित करती है। लेकिन बाद में अमेरिका प्रवास के दौरान वहाँ का उन्मुक्त वातावरण एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभाव इन्हें आधुनिक महिला लेखकों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। इनके लेखन पर पंत, बच्चन, धर्मवीर भारती सरीखे साहित्यकारों एवं समीक्षकों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उषा प्रियंवदा की हिंदी जगत में पहचान इनके 55 खंबे लाल दीवारें तथा वापसी कहानी के कारण हुई। अपने विपुल एवं श्रेष्ठ रचना संसार के कारण इनका
स्वातंत्र्योत्तर महिला लेखिकाओं में बहुत ही विशिष्ट स्थान है। अब तक इनके 5 कहानी संग्रह हैं जो इनके कृतित्व की गहराई की ओर संकेत करते हैं। इनके 5 कहानी संग्रहों में जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, फिर बसंत आया एवं शून्य तथा अन्य रचनाएं, इसके साथ ही 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी तथा भया कबीर उदास इनके प्रमुख उल्लेखनीय उपन्यास हैं। मित्रों, मैं अपनी इस चर्चा को, आज जो चर्चा मैं आपके समक्ष कर रही हूँ, इस चर्चा को उषा प्रियंवदा के कहानी साहित्य तक ही सीमित रखूँगी। इनके उपन्यास साहित्य पर चर्चा किसी दूसरे व्याख्यान में विस्तार से की जाएगी। इनकी कहानियों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि इनकी प्रारंभिक कहानियों का स्वर ठीक वैसा ही नहीं है जो बाद की कहानियों का हमें मिलता है। इनकी शुरू के दौर की कहानियों में स्त्री जीवन की पीड़ा, करुणा ही अधिक मुख्य रूप में हमें दिखाई देती है, किंतु कालांतर में इनके साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव का स्पष्ट रूप हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही इनके कथा साहित्य में मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी खूब मिलता है, जिसमें काम वासना, आर्थिक स्वार्थ पूर्ति एवं शारीरिक सुख की प्राप्ति हेतु अंतर्द्वंद का खुलकर वर्णन भी किया गया है। वस्तुतः इनका रचनाकार मन मध्यवर्गीय जीवन के चित्रण में एवं उनकी समस्याओं के चित्रण में अधिक रमा है। नारी या कहें कि नई कहानी के नएपन को बहुत कुछ उस युगीन साहित्य की संवेदनाओं के विश्लेषण के माध्यम से समझा जा सकता है। उषा प्रियंवदा की चर्चा नई कहानियों में उनके प्रथम कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह से आरंभ होती है। इस संग्रह की लगभग सभी कहानियाँ अपने कथ्य, संवेदना, रचना प्रक्रिया में सर्वथा अपने युगीन साहित्य से हमें पूर्णतः भिन्न दिखाई देती हैं। इस संदर्भ में मैं देवी शंकर अवस्थी जी का मत का उल्लेख करना चाहूँगी। उनका मानना है कि इस संवेदना का नई कहानी के संदर्भ में विशेष महत्व है, जो कहानी के क्षेत्र में धीरे धीरे विकसित हुई। जिंदगी और गुलाब के फूल की सभी कहानियाँ कहीं भी नए तरह के पाठक की मांग नहीं करती। सामान्य अनुभवों को भी वे इस तरह नया संदर्भ देती हैं कि पाठक को कहीं भी संस्कारगत धक्का नहीं लगता। इनके प्रथम कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल की लगभग सभी कहानियों में आधुनिक स्त्री की अर्थोपार्जित सक्रियता के साथ साथ पुरुष की बेकारी के प्रति उसकी संबंधहीनता को भी बहुत ही गहराई से अभिव्यक्त किया गया है। नई कहानी की प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में उषा जी ने जिस समय कथा लेखन की शुरुआत की, उस समय स्त्री को संवेदनशील प्राणी के रूप में सहानुभूति तो अवश्य मिली, किंतु उसके मानस जगत की अंदरूनी अतृप्ति और अभिलाषाओं का चित्रण करने में उनकी संभ्रांत कलम किंचित हिचकिचाती रही। व्यक्ति के तौर पर उषा प्रियंवदा का निजी संकोच अमेरिका के वर्जनाहीन समाज में घुल मिलकर किंचित शिथिल तो अवश्य हुआ है। इसका तात्पर्य है कि उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य पर धीरे धीरे पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगता है। समकालीन युग वास्तव में औद्योगिकरण के विकास की गति का युग भी है, जिसके कारण व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उसके अस्तित्व खोज एवं बोध की है। इस अस्तित्व खोज के कारण व्यक्ति निरंतर सचेष्ट होकर तमाम तरह के अंकुशों का अतिक्रमण करता दिखाई देता है। अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा
और निजी हित में बाधक सामाजिक पारिवारिक परंपराओं मर्यादाओं की उपेक्षा कर केवल और केवल अपनी निजी पहचान को ही निर्मित करने में आज का व्यक्ति तल्लीन है। यह सत्य है कि पुरुष समाज व्यवस्था में प्रारंभ से ही श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है और स्त्री उस स्थान को पाने के लिए निरंतर संघर्षशील रही है। मित्रों, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहती हूँ, इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारा समाज जो है वह पितृसत्तात्मक समाज है और इस पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष के हाथों में ही सदैव से वह बागडोर रही है, वह सत्ता की बागडोर रही है और उसका स्थान भी सर्वोपरि रहा है। तो दूसरी ओर इसी आदर और सम्मान के स्थान को पाने के लिए स्त्री सदैव ही संघर्षरत रही है। तब भी उसे वह स्थान मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। उषा प्रियंवदा का कथा साहित्य भी विभिन्न मोर्चों पर विद्रोह की विविधमुखी व्याख्याएं करता है। इनके कथा साहित्य में स्त्री विविध रूप रंग लिए हुए अपनी पूरी धमक के साथ उपस्थित है। आधुनिक स्त्री उसके संघर्ष समस्याएं चुनौतियां एवं मूल्य, चाहे वे आर्थिक हों पारिवारिक हों सामाजिक हों अथवा नैतिक मूल्य हों, सभी क्षेत्रों में स्त्री अपना जबरदस्त प्रतिरोध दर्ज कराती है। उषा प्रियंवदा का कथा साहित्य दरअसल मानवीय अस्तित्व की सार्थकता पर बल देता है। वर्तमान समय औद्योगिकरण और मशीनी संस्कृति की जटिल भयावह स्थितियों से टकराने का भी है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री जीवन अनेक अंतर्विरोधों से ग्रस्त होकर बहुस्तरीय एवं बहुपक्षीय संतरास से जूझ रहा है, जहां समस्त धार्मिक सामाजिक आर्थिक मान्यताएं लगभग झूठी पड़ गई हैं और औद्योगिक विकास की गति ने आदर्शों को खोखला कर दिया है। तो दूसरी ओर पश्चिमी विचारधारा ने हमारे भारतीय मूल्यों का बड़ी ही तेजी से क्षरण भी किया है। आधुनिक शिक्षा ने नारी चेतना पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। इसी वातावरण ने घर और परिवार के मायने पूरी तरह बदल दिए हैं, जिसमें आज ना कोई भाई है ना बहन, ना कोई रिश्ते हैं और ना नाते। ये तमाम रिश्ते नाते अर्थ के संदर्भ में अर्थहीन होते नज़र आते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी में उषा प्रियंवदा आर्थिक दबाव में जीते हुए एक युवक की मन स्थिति को बड़े ही प्रभावीपूर्ण ढंग से अंकित करती हैं। सुबोध और वृंदा दोनों भाई बहन हैं, लेकिन रिश्तों के मायने तब बदल जाते हैं जब अपने अफसर की बातें सुनकर सुबोध अपनी अच्छी खासी स्थायी नौकरी से त्यागपत्र दे बैठता है और बेकार होकर घर बैठ जाता है। ऐसे में छोटी बहन वृंदा के नौकरी करने से घर परिवार में जो वातावरण है, घर और परिवार का जो परिवेश है, वह बड़ी तेज़ी से बदलता है। अब जो जगह कमाऊ पुत्र की थी, उस जगह को कमाऊ पुत्री ने हथिया लिया। परिवार में कमाऊ बहन के समक्ष सुबोध किस प्रकार महत्व शून्य होकर रह जाता है और बेटी के रूप में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने वाली वृंदा का दबदबा किस प्रकार परिवार के लोगों को अंदर ही अंदर आक्रांत कर डालता है, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं कहानी से यहाँ पर रखना चाहती हूँ। घर में सुबोध से नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उसके मान सम्मान की किसी को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि माँ भी उसकी भर्त्सना करते हुए कहती है कि उसके पास बचता ही क्या है, यदि तुम खर्च करते होते तो जानते। मित्रों, यह उदाहरण बेटे और बेटी की जो एक अंतर है, जो बदलाव है, उसको
बखूबी यहाँ पर दर्ज करता है। इतना ही नहीं, पुरुष एक शत्रुता के नष्ट होने के साथ ही उससे जुड़े मूल्य भी जर्जर होकर रह जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कहानी में हमें मिलता है। आज धन हमारे संबंधों का केंद्र बिंदु बनकर रह गया है। जिसके पास धन है, पावर है, परचेजिंग पावर है, वह भले ही कुछ ना हो लेकिन वह सब कुछ है। तो दूसरी ओर जिसके पास पैसे की पावर नहीं है, सत्ता की पावर नहीं है, वह चाहे कुछ भी हो लेकिन आज के समाज में उसका कोई मूल्य नहीं। इसके माध्यम से लेखिका ने नौकरी में नारी की सक्रियता के कारण निर्णय क्षमता के परिणाम स्वरूप परिवार में बेटे और बेटी के अंतर को भी हमारे समक्ष रखा है। और केवल अर्थोपार्जन ही समान सत्ता प्राप्ति की कुंजी है, इस सत्य को भी वे उद्घाटित करती हैं। तो दूसरी ओर लेखिका सत्ता से बेदखल होते पुरुष पात्र के चोटिल अहम को भी बड़ी ही सहानुभूतिपूर्वक उकेरती हैं। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उसकी सारी चीज़ें वृंदा के कमरे में जा चुकी थीं। सबसे पहले पढ़ने की मेज, फिर आराम कुर्सी, घड़ी और अब कालीन तथा यह छोटी मेज भी। पहले उसकी चीज़ें वृंदा के कमरे में सजी देख सुबोध को अटपटा लगता था। यद्यपि उसका पुरुष हृदय घर में वृंदा की सत्ता स्वीकार न कर पाता था। मित्रों, यहाँ उषा जी जिन प्रश्नों की ओर संकेत कर रही हैं वे प्रश्न हैं सत्ता के, अर्थात किस प्रकार सत्ता का हस्तांतरण जैसे ही पुरुष के हाथों से खिसक कर स्त्री के हाथों में आने लगता है, स्थितियाँ बड़ी तेज़ी से करवट लेने लगती हैं। उषा जी इसी सच्चाई की ओर अपनी कहानी के माध्यम से संकेत करती हैं। वस्तुतः सत्ता अहम को पोषित करती है और सत्ता छीनने से अहम भी चोटिल होता है, उसे ठेस पहुंचती है। सुबोध भी चिल्लाकर ऐसा लगता है कि उसी अहम की अभिव्यक्ति करता है। एक उदाहरण यहाँ पर उदाहरण के द्वारा इस सच्चाई को देखा जा सकता है। कितने दिनों से गंदे कपड़े पहन रहा हूँ, 15 दिन में नालायक धोबी आया तो भी उसे कपड़े नहीं दिए गए। आखिर तुम माँ बेटी चाहती क्या हो? मैं बेकार हूँ तो मुझसे नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। इस संदर्भ में मैं यहाँ देवी शंकर अवस्थी का मत उनके मत का उल्लेख करना चाहूँगी। उनका कहना है कि आधुनिक विचारों और रहन सहन का जो नया संस्कार लेखिका के मूलतः भारतीय दृष्टिकोण पर पड़ा है, रूढ़ वह अधिक आकर्षित करता है। कहानियों में तमाम रूढ़ परिस्थितियों और घटनाओं से गुजरते हुए भी वे अपने को रूढ़ निष्कर्षों से बचाती हैं। मानो जीना ही नहीं वरन समझदारी से जीना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी स्तर पर जीते हुए उषा जी विवेक की तरफदार हैं। मानो लेखिका इस तथ्य की ओर बराबर सचेत हो रही हैं कि विकासशील जीवन मूल्य मनुष्य की इच्छा क्षमता से अधिक उसकी चिंतन क्षमता पर अधिक निर्भर करते हैं। मित्रों, यहाँ प्रश्न उठता है कि जिस नई कहानी की हम बात कर रहे हैं, जिस नए कहानी आंदोलन की हम बात कर रहे हैं और जिसकी सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हम उषा जी को जानते हैं, समझते हैं, उस कहानी का नयापन आखिर किस रूप में है? यहाँ प्रश्न उठता है कि जिस नई आधुनिक कहानी की बात बार बार की जा रही है, उसका नयापन किस रूप में, किस रंग में हमारे समक्ष है? क्या कथ्य का नयापन है, जीवनानुभव नए हो या फिर संवेदना का नयापन हो? उषा प्रियंवदा के विषय में अवस्थी जी
इसी ओर संकेत करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों की अपेक्षा वे उस शिक्षित जिज्ञासा को प्राथमिकता देती हैं जिसके बिना यथार्थ की सही पकड़ असंभव है, और यह मेरे विचार से आधुनिक या नई कही जाने वाली संवेदना का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। नई सामाजिक स्थितियों में नारी ने आधुनिकता को अपना चरित्र बना लिया है, जहाँ तमाम नैतिक मान्यताएं लगभग खंडित हो चुकी हैं। प्रेम और विवाह संबंध अपना अर्थ खो चुके हैं, उसकी जगह मुक्त भोग लेता जा रहा है। यह एक ऐसा अंतर्विरोधों से भरा समय और समाज है जहाँ एक ओर पुराने संस्कारों से ग्रस्त मानसिकता है तो दूसरी ओर इस मानसिकता से मुक्त होने की छटपटाहट और नए पाश्चात्य मूल्यों को स्वीकारने की तीव्र आकांक्षा भी हमें दिखाई देती है। उषा प्रियमवदा की मोहबंध कहानी में नीलू और अचला नारी पात्रों के स्वतंत्र अस्तित्व को रेखांकित किया गया है। प्रस्तुत कहानी के नारी पात्र नवीन और प्राचीन, भारतीय और पाश्चात्य विश्वासों को लेकर आस्था और अनास्था के बीच झूलते दिखाई देते हैं। अनास्था और अविश्वासजन्य अधूरेपन की पीड़ा से कहानी की आधुनिक नारी निरंतर पीड़ित है। कहानी की अचला इस अधूरेपन का एहसास बहुत ही कुशल ढंग से करती है। और मैंने सोचा था कि मैं मर चुकी हूँ। अचला के मन में यह विचार अचानक ही कौंध गया जब राजन उसके इतना समीप था। उसकी आंखों के आगे आंसू भरी दो आंखें आ गईं। मित्रों, प्रस्तुत कहानी में लेखिका नीलू और अचला नारी पात्रों के माध्यम से भारतीय और पाश्चात्य मूल्यों का समन्वय भी दर्शाती हैं। यहाँ मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि उषा प्रियमवदा की कहानियों में यदि उनकी कहानियों का एक स्वर हमें भारतीय जो पृष्ठभूमि है, भारतीय संस्कृति है, उसमें रचा पगा मिलता है, तो उनकी कुछ कहानियों का स्वर हमें भारतीय और पाश्चात्य मूल्यों से मुठभेड़ का दिखाई देता है। तो तीसरे प्रकार की कहानियाँ भी उनकी हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें भारतीय और पाश्चात्य मूल्यों का समन्वय हमें दिखाई देता है, जो वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति की पहचान भी है। इसी के कारण आज व्यक्ति की मनोवृत्ति काफ़ी हिसाबीपन की बनती जा रही है, जहाँ स्त्री अपना एक अलग स्टैंड लेती है। उषा प्रियमवदा की अधिकांश कहानियों में परंपरागत सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों का विघटन तो मिलता ही है, साथ ही स्वतंत्र अस्तित्व की खोज, स्वच्छंद सेक्स पूर्ति, विवाह संस्था पर प्रश्न चिन्ह, अकेलापन, अजनबीपन, घुटन, निराशा, अस्तित्व सत्ता के लिए संघर्ष, विवाहेतर संबंध, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण नारी जीवन में आई कृत्रिमता और औपचारिकता की व्याप्ति आदि अनेक ऐसे पक्ष और बिंदु हैं, अनेक ऐसे सूत्र हैं जो उषा जी की कहानियों में बिखरे पड़े हैं। और ये बिंदु ही वास्तव में, ये आधुनिक विचार ही वास्तव में उषा जी की कहानियों को नई और आधुनिक संवेदनाओं से परिपूर्ण करते हैं। इनकी अधिकांश कहानियाँ पुरानी परंपराओं को तोड़ती हुई नए क्षितिजों का उद्घाटन करती हैं। उषा प्रियमवदा के कथा साहित्य पर यूरोपीय प्रवास और वहाँ के वातावरण की छाप स्पष्टतः देखी जा सकती है। विवाह संस्था की उपयोगिता का खत्म होना तथा नारी जीवन की घुटन और संतरास की अभिव्यक्ति इनकी अधिकांश कहानियों का मुख्य स्वर है। जाले, पूर्ति, कंटीली छाह, दृष्टि दोष, स्वीकृति, ट्रिप, नींद आदि अनेक कहानियों को हम पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में
देख सकते हैं। साथ ही आधुनिक नारी के आत्मनिर्णय और अपनी आज़ादी के प्रति आकर्षण भी इन कहानियों का मुख्य स्वर है। संबंध कहानी में आधुनिक नारी श्यामला किसी वैवाहिक बंधन में बंधने को तैयार नहीं। विदेशी जीवन शैली में रचने बसने के कारण अकेलेपन से मुक्त होने के लिए वह एक शादीशुदा डॉक्टर से संबंध बनाती है, किंतु शर्त है कि कोई बंधन उसे स्वीकार नहीं। उदाहरण के लिए, क्या हम ऐसे ही नहीं रह सकते? मित्र, बंधु, प्रेमी। श्यामला किसी भी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहती। उसकी शर्त ही केवल यह है कि वे दोनों एक दूसरे पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार न होगा और किसी की भी कोई जवाबदेही नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, वह अपनी कॉटेज में जब तक चाहे तब तक रहेगी और जब मन में भटकन की चाह बढ़ जाएगी तब वह अपना सूटकेस उठाकर चल देगी। कहानी इसी संदर्भ में मैं एक अन्य कहानी का उल्लेख भी करना चाहूँगी। ट्रिप कहानी में दाम्पत्य जीवन में आए खुलेपन को और एक तरह से दाम्पत्य जीवन की उन्मुक्तता को यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से उषा जी व्यक्त करती हैं, जहाँ पति अपनी पत्नी को रिश्तों से पूर्णतः मुक्त करते हुए कहता है कि केवल 2 बातों का ध्यान रखोगी। एक, वह अपने अफेयर चुपचाप कंडक्ट करेगी और दूसरे, वह इस उम्र में किसी नए बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बस इसका वह ध्यान रखेगी और कुछ वह नहीं चाहते। अत्याधुनिक नारी ने अपनी पुरानी नैतिकताओं को पूरी तरह से उलट दिया है तथा पारिवारिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है, किंतु आधुनिक मूल्य दृष्टि भी उसे अधिक समय तक संबल नहीं दे पा रही है। ऐसे में इन मूल्य स्थितियों की अतिवादिता और उनकी निस्सारता का आभास भी इस नई स्त्री को होने लगा है। फलतः स्त्री पात्रों की आस्था अनास्था नवीन और प्राचीन दोनों जीवन मूल्यों के प्रति डगमगा उठी है। इन कहानियों के पात्र अपने ही मूल्यों पर विश्वास और प्रतिबद्धता हारने लगे हैं। दृष्टि दोष की चंदा असंतोष के कारण विद्रोह कर पारिवारिक संबंधों को नकारने लगती है और अंत में अकेलेपन से जूझ भी नहीं पाती और आत्मग्लानि से भर उठती है। वह सोचती है कि अगर मैंने शादी से पूर्व इतनी ऊंची कल्पनाएं न की होती तो शायद मैं सुखी हो पाती। धन्यवाद मित्रों, ये सेशन अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। Thank you.
नमस्कार मित्रों, उषा प्रियमवदा की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम उनकी कहानियों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन कहानियों के पात्र हम देखते हैं कि अपने ही मूल्यों पर विश्वास और प्रतिबद्धता हारने लगे हैं। दृष्टिदोष की चंदा असंतोष के कारण विद्रोह कर बैठती है और आत्मग्लानि से भर उठती है। वह सोचती है कि शायद मैंने विवाह से पूर्व इतनी ऊंची कल्पनाएं न की होती तो आज मैं सुखी हो पाती। महत्वाकांक्षा की ऊंची उड़ान, दिवा स्वप्न और कल्पनाओं की इतनी ऊंचाइयां वास्तव में आधुनिक समाज और परिवार तथा विवाह संस्था को निरंतर प्रश्नांकित कर रही हैं। एक तरह से विवाह संस्था को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। यद्यपि लेखिका इस असंतोष और उन्मुक्तता के कारणों की खोज भी निरंतर अपनी कहानियों में करती दिखाई देती हैं। इसी प्रकार उनकी सुरंग कहानी को देखा जा सकता है, जहाँ मध्यवर्गीय परिवार की आत्मपीड़ा एवं अकेलेपन को व्यक्त किया गया है। अजनबीपन की अंधी सुरंग में आज की युवा पीढ़ी जिस ओर अपने कदम बढ़ा रही है, वहाँ सब हैं लेकिन कोई नहीं। माँ है, बहन है, लेकिन सब अपने अपने अकेले अपनी अपनी सुरंगों में कैद। कितना बड़ा झूठ कहानी पति पत्नी के अनैतिक संबंधों पर आधारित आधुनिक समाज की स्त्री के खोखलेपन और भटकाव की स्थिति को उद्घाटित करती है। इसी संग्रह की प्रतिध्वनियाँ कहानी एकदम आधुनिक पाश्चात्य परिवेश को लेकर पारिवारिक विघटन का यथार्थ चित्र उपस्थित करती हैं तथा आधुनिक स्त्री अस्मिता की खोज की आड़ में नए संबंधों की तलाश भी करती हैं। वस्तुतः ये कहानियाँ परंपरागत मूल्यों रूपी उस केंचुली को पूर्णतः उतार कर एक नए तरह के अस्तित्व की नए अर्थों में खोज करती हैं, जो पूर्णतः पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित है। प्रतिध्वनिया की बसु अपने विवाह संबंध से मुक्ति चाहती है। उसे लगता है कि विवाह उसके जीवन में एक अर्थहीन घटना थी और बच्ची का जन्म भी एक बायोलॉजिकल घटना से अधिक नहीं था। मित्रों, जो स्त्री भारतीय संस्कारों में रची बसी स्त्री है और जिसके लिए विवाह संस्था एवं मातृत्व एक गौरव प्रदान करने वाला था, आज यहाँ आकर आधुनिक स्त्री के संदर्भ में हम देखते हैं कि वह एक बायोलॉजिकल घटना से अधिक कुछ नहीं रह जाता। समकालीन कहानीकार उषा प्रियमवदा कहानी में विवाह संबंध की रिक्तता और को बड़ी ही गहराई से अनुभव करती हैं, किंतु यह अत्याधुनिक नारी थोपे गए संबंधों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वह ओढ़े हुए संबंधों से बाहर निकलकर एक आकर्षक, आत्मनिर्भर और बौद्धिक युवती के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती है। यह स्त्री विवाह संस्था को अस्वीकार करते हुए अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया तो व्यक्त करती ही है, किंतु चुनौती स्वरूप विवाह संस्था को तोड़ भी नहीं पाती। साथ ही भारतीय संस्कारशील मन उसे अपने किए पर दृढ़ता से विश्वास भी नहीं रखने देता। परिणाम स्वरूप वे ऐसे ही न जाने कितने कितने झूठे जीवन जीने को अभिशप्त होकर रह जाती हैं। वर्तमान भोगवादी व्यावसायिक संस्कृति में भावनाओं, मान्यताओं के लिए कहीं कोई स्थान शेष नहीं है। उषा प्रियमवदा जिस समय और समाज को अपनी कहानियों में उठाती हैं, वह अंततोगत्वा समाज का प्रत्यक्ष या कहें कि अप्रत्यक्ष यथार्थ ही है। इस विषय में प्रोफेसर नामवर सिंह का कथन उल्लेखनीय है। मैं उनके कथन को रखना चाहती हूँ। साहित्य रचना की प्रक्रिया में समाज, लेखक और साहित्य परस्पर एक दूसरे को
इस तरह से प्रभावित करते हैं कि इनमें से प्रत्येक क्रमशः परिवर्तित और विकसित होता रहता है। समाज से लेखक, लेखक से साहित्य और साहित्य से पुनः समाज, अर्थात साहित्य, समाज और लेखक तीनों एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। इन्हें अलग करके हम देख नहीं सकते और तीनों ही ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और विकसित भी करते हैं। इसी कारण उषा जी के कथा साहित्य में प्रतिपादित परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अमेरिकी परिस्थितियां और वहाँ की परिवेशगत भिन्नता है, जहाँ औद्योगिकरण, अर्थ का महत्व, नैतिक मूल्यों के प्रति अनास्था, संबंधों में विघटन एवं अति बौद्धिकता तथा तर्कशीलता के कारण अत्याधुनिक स्त्री एवं समाज ने परंपरा को यथावत स्वीकार नहीं किया है। उषा जी का समस्त कथा साहित्य इस बहुस्तरीय एवं बहुपक्षीय परिवर्तित समाज व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जिस माहौल में व्यक्ति यांत्रिक और भावनाहीन जीवन जीने को अभिशप्त है, भला वहाँ मानव सापेक्ष भावपूर्ण संबंध कैसे स्थापित हो सकते हैं और परिणाम स्वरूप व्यक्ति व्यक्तित्वहीनता की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इसी के कारण व्यक्ति आत्मकेंद्रित होकर अकेलेपन में प्रवेश कर रहा है। यह अकेलापन सभी पारिवारिक, सामाजिक संबंधों के बीच में आ गया है। एक ओर आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है तो और जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ा है, किंतु दूसरी ओर मानसिक अकेलापन उतनी ही तेजी से मानव को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। अतः विदेश प्रवास की विसंगतियों से प्रभावित संबंधों में आई ऊब, घुटन, संतरास, छटपटाहट और कृत्रिमता के साथ साथ उन्मुक्त यौन तृप्ति की आकांक्षा और अनगिनत पक्षों को उषा जी की कहानियों में बड़ी ही शिद्दत के साथ अभिव्यक्त किया गया है तथा अर्थहीन और नामहीन होते संबंधों और रिश्तों की तलाश का प्रयास भी इन कहानियों में किया गया है, जिनमें भारतीय मन और विदेशी परिस्थितियों के द्वंद्व का मिला जुला रूप हमें मिलता है। इन कहानियों में नारी मन के भावों और संवेदनाओं को बड़ी सूक्ष्मता से अंकित किया गया है। स्वातंत्र्योत्तर युगीन नारी की अत्याधुनिक मानसिकता और उसके अहम, आशा, निराशा, आकांक्षा तथा अन्य संतरास को भी उषा जी ने अपनी समस्त कहानियों में बखूबी उकेरा है। मित्रों, उषा प्रेमवदा की बहुचर्चित कहानी वापसी। अब मैं बात करना चाहती हूँ वापसी कहानी पर, क्योंकि उषा प्रेमवदा जिस कहानी से उन्हें प्रसिद्धि मिली उसकी चर्चा किए बिना तो मुझे लगता है कि उषा जी की कथा यात्रा अधूरी ही रहेगी। इस संदर्भ में समीक्षक प्रोफेसर नामवर सिंह कहते हैं कि वापसी 7वें दशक की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है और उसे प्रथम स्थान दिया गया था। इस तरह नई कहानी के पश्चात यथार्थवादी कहानी का प्रतिनिधित्व भी एक तरह से वापसी करती है। आज़ादी के बाद जिस तेजी से औद्योगिकरण के पहिए आगे बढ़े, उतनी ही तीव्रता से मूल्य विघटन भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समाज, परिवार का नैतिक ढांचा चरमराकर टूट गया। कहानी वर्तमान युग में टूटते बिखरते मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी को बड़ी ही निर्ममता से दर्शाती है। किस प्रकार आज की संस्कारहीन पीढ़ी के समक्ष सेवानिवृत्त पिता की स्थिति किसी फालतू सामान के जैसी हो गई है, जिसका संकेत उनकी जहाँ तहाँ पड़ी चारपाई से हमें मिलता है। उदाहरण के रूप में निम्न पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। उनकी स्थिति का प्रतीक उनकी चारपाई, जो कभी ड्राइंग रूम में और कभी रजाइयों तो कभी अचार के मर्तबानों के बीच पहुंचा दी जाती है। कहानी केवल एक परिवार की नहीं, वरन घर घर में घटित होने वाले टूटते बिखरते
परिवार का यथार्थ प्रतिबिंब है। माता पिता और संतान के विचारों में परिवर्तन के कारण संबंधों की मधुरता, दृढ़ता बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। नई पीढ़ी समाज, धर्म, परिवार, मूल्य, मान्यताओं को किस प्रकार तिलांजलि देकर आत्मसीमित होकर केवल अपने निजी स्वार्थ को ही सर्वोपरि समझती है। कहानी में सेवानिवृत्त पिता गजाधर बाबू अपने ही बच्चों के बीच में अपने ही बच्चों पर बोझ लगने लगते हैं। कहानी इसका सुंदर उदाहरण पेश करती है। घर के सभी सदस्य गजाधर बाबू का निरादर करते हैं, जैसे घर में उनके लिए कोई जगह ही शेष न हो। घरेलू मामलों में उनके किसी भी प्रकार के विचारों को या किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को वे लोग स्वीकार नहीं कर पाते और उनका विरोध करते हैं। वे बैठक से उनकी चारपाई निकाल देते हैं। अतः उनकी उपस्थिति उस परिवार में ठीक वैसी ही असंगत दिखाई देने लगती है जैसी असंगत उनकी सजी धजी बैठक में चारपाई। यह कैसी विडंबना है मित्रों कि जिंदगी के 35 वर्षों तक नौकरी करने के पश्चात भी घर और घर वालों के लिए जो आशाएं, जो आकांक्षाएं, जो सपने, जो मधुर स्मृतियां लेकर गजाधर बाबू घर की ओर वापसी करते हैं, वे सब मिलकर एक गहरी उदासीनता में डूबकर रह जाते हैं। घर के मुखिया की स्थिति एक अस्थायी मेहमान से बढ़कर नहीं है, जिसका अनुभव उनके व्यवहार से वे बार बार करते हैं। जिस प्रकार मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर उनकी चारपाई के लिए कुछ जगह बना दी गई थी। गजाधर बाबू कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव निरंतर करते हैं। वस्तुतः यह संस्कारहीन पीढ़ी, भारत हो या अमेरिका या कोई अन्य देश, सभी जगह वह आत्मीयता से शून्य, भावना शून्य, केवल अपने ही सुखों के लिए तड़पने वाली पीढ़ी है। पूरी कहानी के केंद्र में आधुनिक युवा पीढ़ी की संस्कार विहीनता तो दर्शाई ही गई है, साथ ही इसके मूल में जो अन्य कारण हैं, लेखिका उनकी ओर भी हमारा ध्यान दिलाना चाहती हैं। मित्रों, यह जो युग है, इस युग में हमारी युवा पीढ़ी एक तुला लेकर बैठ गई है और उस तुला पर वह लाभ और हानि, उपयोगिता और अनुपयोगिता को तोलकर देखती और परखती है। जिस तराजू में जिस और उपयोगिता है वह उसको ग्रहण करती है और जिस पलड़े में अनुपयोगिता है वह उसे त्याग देती है। अर्थात हिसाबीपन और कैलकुलेटिव प्रवृत्ति की यह आधुनिक पीढ़ी है। अर्थतंत्र पर आधारित उपयोगितावाद भी दरअसल कहानी के मूल में अपना कार्य कर रहा है। गजाधर बाबू जब तक कमाते थे तब तक परिवार में उनका मान सम्मान था। वो बीच बीच में जब भी घर में आते थे उनका खूब आदर सम्मान होता था, लेकिन जैसे ही वो सेवानिवृत्त हुए उनके वे उपेक्षा का शिकार होकर रह जाते हैं। तो दूसरी ओर उसी परिवार में उनकी पत्नी की अभी भी उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि वह अभी भी परिवार के लिए अपनी सेवाएं दे रही है, इसलिए परिवार के लिए उनके लिए मन में अभी भी जगह है या उनकी अभी भी उनको आवश्यकता है। सिद्धांत यहाँ मित्रों उपयोगितावाद का है। इसलिए अनुपयोगी और मिसफिट होकर गजाधर बाबू अंततः एक दूसरी वापसी करते हैं, घर से बाहर की वापसी। सेठ की चीनी मिल में नौकरी, जिसके लिए साथ चलने के लिए अब पत्नी भी तैयार नहीं है। पति के कहने पर कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, पत्नी का जवाब है कि मैं यदि आपके साथ चलूँगी तो यहाँ क्या होगा। अर्थात गजाधर बाबू अपना सामान लेकर चुपचाप वहाँ से चल देते हैं। ना कोई रोकता है, ना कोई टोकता। माँ ने नरेंद्र को आवाज़ लगाकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दो, वहाँ चलने भर की जगह नहीं है। मित्रों, कहानी में दोष किसका है? लेखिका इस ओर संकेत करती हैं। कहानी में दोष अभिभावकों का नहीं है, वरन दोष परिवेश का है।
जहां हवा ही संदेह भरी बह रही है। परिवार विघटन का कारण गरीबी हो सकता है। महानगरीय परिवारों में निवास स्थान की कमी एक दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन बड़ा कारण यह नहीं है। बड़ा कारण मित्रों मानसिकता में आया बदलाव है, जहां आज की युवा पीढ़ी के मन में अपने पिता के या अपने बुजुर्गों के प्रति तनिक भी स्थान शेष नहीं बचा। घर में स्थान हो न हो, यदि मानसिकता में मन में स्थान हो तो निश्चित रूप से हमारे बुजुर्गों को वह आदर सम्मान मिल सकता है। लेखिका इसी ओर संकेत करती हैं। दरअसल हमने पश्चिम से वहाँ का बेस्ट कम लिया है, वेस्ट ज़्यादा लिया है। समस्या मुझे लगता है इसी से ज़्यादा उलझी है। कहानी एक ऐसे यथार्थ को अनावृत करती चलती है जो बहुत ही व्यापक और गूढ़ है। गजाधर बाबू का सारा जीवन अकेला बीता, घर और परिवार से एकदम अलग थलग। आशा तो थी कि अंतिम समय में वे बड़े ही सुख और चैन से अपने परिवार के साथ जीवन बिताएंगे। परिवार में यूँ तो सभी थे, पत्नी, पुत्री, बेटे, बेटी, लेकिन और विडंबना कैसी कि सभी कुछ उन्हीं का बनाया हुआ। तिनका तिनका जोड़कर जिस नीड़ का निर्माण उन्होंने किया, अंत समय में उसी नीड़ में उनके रहने के लिए जगह शेष नहीं है। वे खप नहीं पाए और हताश होकर कुछ ही दिनों बाद वापस लौट पड़ते हैं। एक विषाद की छाया है जो क्रमशः गहरी होती जाती है। केवल दया और सहानुभूति ही नहीं, जीवन के प्रति एक गहरा पीड़ा बोध है। दोस्तों, उषा जी जीवन के गहरे पीड़ा बोध की कथाकार हैं। इस रिटायर्ड आदमी का अकेलापन जैसे अपरिहार्य है। अकेलेपन से निकलना चाहते हुए भी वे फिर लाचार होकर उसी अकेलेपन में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या यह अकेलापन, यहाँ पर प्रोफेसर नामवर सिंह के वक्तव्य को मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी। उनका कहना है कि क्या यह अकेलापन केवल गजाधर बाबू का है? क्या ऐसा नहीं लगता कि यह अकेलापन बहुत व्यापक है? ऐसा अकेलापन जो आज हम सबके बीच में मौजूद है, हम सबके हृदय में मौजूद है, परंतु जिसका सहयोगी कोई निकटतर से निकटतर व्यक्ति भी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से यह अकेलापन, यह मिसफिटपन वाली स्थिति बहुत गंभीर और भयावह है। उनका अस्तित्व घर के वातावरण का अंग ही नहीं बन सका और उनकी उस घर में असंगत स्थिति पूरी कहानी पर अपना एक अभीष्ट प्रभाव छोड़ जाती है, जो किसी एक बिंदु पर केंद्रित न होकर कहानी के शिल्प विन्यास, रचना प्रक्रिया का सहज और स्वाभाविक अंग बनकर सामूहिक प्रभाव छोड़ने में सफल हुई है। मित्रों, कहानी वापसी कहानी यदि अपने कथ्य और संवेदना में बहुत ही ऊंची या बहुत ही श्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है, तो उनका शिल्प विन्यास भी उतना ही सुंदर बन पड़ा है। शिल्प विन्यास की दृष्टि से वापसी प्रसंगों और घटनाओं का संकलन है। निश्चित रूप से इसका शिल्प विन्यास कोई बंधे बंधाए फ्रेम में फिट नहीं होता। कहानी अनायास ही शिल्प की तमाम सहज और स्वाभाविक शैली को पूरा करते हुए सफल शिल्प योजना का आभास कराती है, बिना किसी शास्त्र निरूपित शिल्प सौष्ठव के। कहानी अपना आद्योपांत प्रभाव भी इसलिए छोड़ पाती है क्योंकि इस कहानी में वर्णनात्मकता के स्थान पर चित्रात्मकता का सहारा अधिक लिया गया है। पात्रों के क्रियाकलाप तथा घटना प्रसंग ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गजाधर बाबू के गृह प्रवेश करते ही जिस सकपकाहट और सन्नाटापूर्ण पारिवारिक परिवेश की सृष्टि उषा जी करती हैं, उसे संवादों और प्रतीकों के द्वारा उषा जी बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित करती हैं। गजाधर बाबू उस चारपाई का ही प्रतीक हैं जो यत्र तत्र पड़ी हुई है। छोटी छोटी घटनाओं और दृश्य बिंबों को मिलाकर एक जीवन मर्म का यथार्थ अर्थ ग्रहण किया गया है। वापसी के रूप विन्यास को देखने पर ऐसा लगता है कि वह काफ़ी पुराना है। कहानी में कुछ विशिष्ट नयापन नहीं है, लेकिन
वास्तविकता से देखने पर कहानी में ऊपरी तौर पर पुराना पैटर्न होने पर भी उसका मूल स्वर बिल्कुल नया और तरोताज़ा है, जिसकी सूचक कहानी की भाषिक क्षमता है। नामवर सिंह उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी को कहानियाँ पत्रिका में अगस्त 60 में प्रकाशित एक पुरस्कृत कहानी के रूप में मानते हैं, जिसे पत्रिका की ओर से प्रथम पुरस्कार दिया गया था। वस्तुतः सन 60 के दशक में समाज में जो विभिन्न प्रकार के बदलाव आ रहे थे, उनसे नारी जीवन भी अछूता नहीं रहा और जो हाशिए की आवाज़ें थीं वे आत्मचेतना से लैस होकर आत्मसम्मान के लिए उभर कर अब सामने आने लगी। यही वह समय था जब नारी अस्तित्व की खोज और अपनी पहचान कायम करने के लिए उसमें चेतना जगी। उषा प्रेमवदा का कथा साहित्य नारी जीवन की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्वरूप को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी साहित्यिक आवरण डाले प्रस्तुत करता है, जिसमें एक संवेदनशील और सशक्त लेखिका के दर्शन हमें होते हैं। इस प्रकार 60 महिला लेखिकाओं में उषा जी अपनी रचनाओं के दम पर हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट मुकाम पाने में सफल हुई हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय और विदेशी परिवेश में जातीय और प्रवासी मन का अंतर्द्वंद ही उषा जी के कथा साहित्य का मुख्य विषय रहा है। इनकी रचनाओं की अधिकांश स्त्रियां शिक्षित और महानगरीय जीवन जीती हैं। इसी संदर्भ में आधुनिक स्त्री की विभिन्न समस्याओं को भी इन्होंने उद्घाटित किया है। इसके साथ ही लेखिका ने स्त्री जीवन और उसकी कुंठाओं का खूब खुलकर विश्लेषण भी किया है। नारी मन के गूढ़ सत्यों को इन्होंने बड़ी ही कुशलता से अभिव्यक्त किया है। यदि कहें तो उषा जी का कथा साहित्य परंपरा और आधुनिकता की टकराहट से उपजा है। अतः इनके कहानी संसार से एक अत्याधुनिक स्त्री की छवि झांकती दिखाई देती है, जो निरंतर भारतीय और पाश्चात्य मूल्यों से मुठभेड़ करती अपने स्वतंत्र अस्तित्व की खोज कर रही है। इस प्रकार समकालीन महिला लेखिका उषा प्रेमवदा का समस्त कथा साहित्य नारी मानसिकता को बड़ी ही गहराई से प्रस्तुत करता है और नारी की एक अलग और विलक्षण पहचान समाज के सम्मुख रखता है। बदलते जीवन मूल्यों के परिणाम स्वरूप उषा जी के कथा साहित्य में नारी समस्याओं, स्त्री पुरुषों के बदलते संबंधों, स्त्री की तनावग्रस्त मानसिकता एवं मुक्ति की कामना को बड़ी ही सूक्ष्मता से उषा जी अंकित करती हैं। इसके साथ ही वे इस नई युवा पीढ़ी की नई सोच तथा नई चेतना एवं नई नई चुनौतियों को भी वे नर नारी के संबंधों के विभिन्न आयामों को भी बड़ी ही साहसपूर्ण ढंग से उठाती हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कमलेश का। कमलेश जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। हमने उषा प्रेमवदा के बारे में इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ जाना आपके माध्यम से। इनका साहित्य जो था वो किस प्रकार भिन्न था और क्यों भिन्न था? उषा प्रेमवदा का साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से नितांत भिन्न है। इस भिन्नता को हम इस अर्थ में देख सकते हैं कि जो उषा प्रेमवदा जी से पहले का जो साहित्य था उसमें स्त्री चेतना का उतना मुखर रूप या स्त्री उतने एक तरह से कहें तो परंपरागत मूल्यों में कैद या परंपरागत मूल्यों की एक केंचुली में कैद स्त्री के दर्शन हमें वहाँ होते हैं। तो उषा प्रेमवदा का जो कथा साहित्य है वह उस केंचुली को पूरी तरह उतार कर फेंक देता है और एक नई और खुले विचारों वाली स्त्री हमारे समक्ष उपस्थित होती है। जी, अगर हम बात करें नारी चेतना की, तो क्या उषा जी से पहले किसी और ने नारी चेतना पर उपनारी चेतना को उजागर नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम ये नहीं कह सकते कि उषा जी से पहले नारी चेतना थी ही नहीं। निश्चित रूप से थी। स्त्री को लेकर काफ़ी रचनाएं सामने आ रही थी, लेकिन उन रचनाओं में
और उषा जी की रचनाओं में ज़मीन आसमान का अंतर है। दरअसल यह अंतर एक नई नारी की, जो नई नारी बन रही है, या हम कहें कि उषा जी का अधिकांश साहित्य जो है वह अमेरिका के परिवेश में रहकर रचा गया, इसलिए वहाँ अमेरिकी परिवेश का या वहाँ की पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी इनकी कहानियों पर बहुत ही साफ दिखाई देता है। इसलिए इनसे पहले की कहानियों में यह अंतर हमें नहीं दिखाई देता। जी, हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर कमलेश कुमारी का कि इन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छे विषय पर उषा प्रियंवदा और उनके साहित्य पर जानकारी दी। मित्रों, अगर आपके कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो, प्रतिक्रियाएं हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।